बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका कर्नल डॉक्टर अलीजा यूसुफ, आपके प्रोग्राम होम्योपैथिक फॉर यू में। आज हम बात करेंगे डायबिटीज़ के मतलब, जिसे आम तौर पे हम शुगर या डायबिटीज़ का नाम देते हैं। देखें, जो इंसानी जिस्म है ये मुख्तलिफ सेल्स पे, खुलियों पे मुश्तमिल है, और जो फ्यूल कह लें आप, ईंधन कह लें, जिससे सेल में आप फ्यूल कह लें, ईंधन कह लें, जिससे सेल में ताकत आती है, उसका जो सबसे इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है वो है ग्लूकोज, जिसे हम शुगर भी कहते हैं। डायबिटीज़ की सूरत में क्या होता है कि वो ग्लूकोज उन सेल्स तक नहीं पहुंच पाता, जिसकी वजह से जो है खून में ग्लूकोज की मिकदार बढ़ जाती है, और सेल के अंदर ग्लूकोज को एब्जॉर्ब करने के लिए जिस चीज़ की ज़रूरत है उसे हम इंसुलिन कहते हैं। डायबिटीज़ की सूरत में क्या होता है, या तो आपका लबलबा, जिसे हम पैनक्रिया कहते हैं, वो इंसुलिन बहुत कम बनाता है या बनाना छोड़ देता है, इसको हम टाइप 1 डायबिटीज़ कहते हैं। या फिर आपके जिस्म में कोई निज़ाम में ऐसी ख़राबी हो जाती है जिसकी वजह से आपके सेल्स में ग्लूकोज जज़्ब नहीं हो पाता। इंसुलिन जिस्म में मौजूद होती है मगर अपना काम सही तरीके से नहीं कर पाती, इसको हम टाइप 2 डायबिटीज़ कहते हैं। आमतौर पे हम इन टाइप 1 और टाइप 2 डायबिटीज़ को ही जानते हैं। एक और किस्म है डायबिटीज़ की जिसे हम जेस्टेशनल डायबिटीज़ कहते हैं। जब औरत हामला होती है और उसे डायबिटीज़ की शिकायत हो जाए, उसके खून में ब्लड शुगर लेवल बढ़ जाए, तो उसे हम जेस्टेशनल डायबिटीज़ कहेंगे। अभी आज के प्रोग्राम में हम डायबिटीज़ के सिम्टम्स, डायबिटीज़ की जो कॉम्प्लिकेशंस हैं, प्रॉब्लम्स हैं, जो रिस्क फैक्टर है, कौन से मरीज़ ऐसे हैं जिन्हें डायबिटीज़ होने का ख़दशा ज़्यादा है, ये बातचीत करेंगे, और साथ डायबिटीज़ की होम्योपैथिक मैनेजमेंट पे बातचीत करेंगे। अभी हम बातचीत करेंगे सबसे पहले जेस्टेशनल डायबिटीज़ के मतलब। जब हामला खातून के खून में शुगर की मिकदार बढ़ जाए तो हम उसे जेस्टेशनल डायबिटीज़ कहते हैं, और आम तौर पे ये देखा गया है कि डिलीवरी के बाद ऐसा मरीज़ खुद ब खुद ठीक हो जाता है। ख़ास तौर पे तो इसके कोई अलामात मरीज़ में ज़ाहिर नहीं होती, मगर उसके प्यास बढ़ जाती है, उसे पेशाब ज़्यादा आना शुरू हो जाता है, कभी स्किन इन्फेक्शन ज़्यादा हो जाती है, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, ब्लैडर इन्फेक्शन या वजाइनल इन्फेक्शन की अक्सर ऐसे मरीज़ को शिकायत रहती है। और इसके अलावा मरीज़ा जो है वो अपने आप को थका थका महसूस करती है, तबीयत गिरी गिरी रहती है। जेस्टेशनल डायबिटीज़ का असर जो है वो माँ और पेट में मौजूद बच्चे दोनों पे होता है। बच्चे पे जो उसका असर होता है उसमें अक्सर ये देखा गया है कि बच्चे की ग्रोथ जो है वो नॉर्मल बच्चे की निस्बत ज़्यादा होती है। बच्चा जो है वो हम कह सकते हैं कि गुड साइज़ बेबी होता है। होता क्या है कि जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज जो है वो प्लेसेंटा को क्रॉस करके बच्चे को जाके इफ़ेक्ट करता है, और बच्चे पे ये इफ़ेक्ट होता है कि वो उसका पैनक्रिया जो है, लबलबा, वो ज़्यादा इंसुलिन बनाना शुरू कर देता है। इससे बच्चा जो है उसका साइज़ बड़ा हो जाता है, जिसे हम मैक्रोसोमिया कहते हैं, और इसके नतीजे में जो है बच्चे के साइज़ के बड़े होने की वजह से माँ का जो है वो आमतौर पे सी सेक्शन करना पड़ता है। अब आमतौर पे ये देखा गया है कि जो बच्चा जब तक माँ के अंदर है तो उसमें इंसुलिन की मिकदार बढ़ जाती है जेस्टेशनल डायबिटीज़ की वजह से, और बच्चा जब पैदा होता है तो वो उसमें शुगर की मिकदार कम होती है, जिसे हम हाइपोग्लाइसीमिया कहते हैं। अब यहाँ पे जैसे ही बच्चा पैदा हो, इसलिए कहा जाता है, और हम अपने हॉस्पिटल में इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखते हैं कि फ़ौरी तौर पे उसकी ब्लड शुगर लेवल ज़रूर चेक किया जाता है, ताकि अगर उसका बच्चा जो है अगर हाइपोग्लाइसीमिया का शिकार हो तो उसका फ़ौरी तौर पे सदबाप किया जा सके। दूसरी चीज़ जो ऐसे बच्चों में देखने में आई है कि वो सबसिक्वेंटली अपने उम्र के अगले हिस्से में जाके जो है टाइप 2 डायबिटीज़ का शिकार हो जाते हैं।
और ये जेस्टेशनल डायबिटीज़ अगर कंट्रोल ना की जाए तो ये इतनी ख़तरनाक हो सकती है कि बच्चे की, अल्लाह ना करे, माँ के जिस्म के अंदर ही मौत वाक़या हो सकती है, जिसे हम स्टिल बर्थ कहते हैं। अब हम देखते हैं कि जेस्टेशनल डायबिटीज़ के माँ पे क्या असरात होते हैं। एक असर तो ये होता है कि अगली प्रेगनेंसी के दौरान फिर दोबारा जेस्टेशनल डायबिटीज़ होने का ख़तरा होता है, और ज़िंदगी के किसी भी हिस्से में अगर माँ एहतियात ना करे तो उसे डायबिटीज़ हो सकती है। उसके अलावा दूसरी चीज़ जो देखने में आई है वो ये है कि अगर ऐसे मरीज़ की शुगर लेवल कंट्रोल ना किया जाए तो उसे प्री एक्लेम्शिया होने का चांस होता है, जिसमें जो है उसका ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है, टांगों और बाजुओं में स्वेलिंग हो सकती है, और प्री एक्लेम्शिया जो है वो इवन माँ और बच्चे दोनों की ज़िंदगी के लिए भी ख़तरनाक साबित हो सकता है। जेस्टेशनल डायबिटीज़ के हम कुछ रिस्क फैक्टर्स की बात करेंगे, यानी कि वो क्या फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से एक हामला खातून को जेस्टेशनल डायबिटीज़ होने का रिस्क ज़्यादा है। तो उसमें सबसे पहले हम ये देखते हैं कि पिछली प्रेगनेंसीज़ के दौरान जो है खातून को, मरीज़ को जेस्टेशनल डायबिटीज़ तो नहीं रही हुई। दूसरी चीज़ जो अहम देखने वाली है कि फैमिली की कोई ऐसी हिस्ट्री तो नहीं है कि माँ बाप, दादा दादी, नाना नानी, बहनें जो हैं वो डायबिटीज़ का शिकार हों या उन्हें जेस्टेशनल डायबिटीज़ की हिस्ट्री रही हुई हो। उसके अलावा एक और अहम अलामत जो है, अगर मरीज़ जो है वो PCOS का शिकार है तो उसे जेस्टेशनल डायबिटीज़ होने का ज़्यादा चांस है। मोटापा एक बहुत अहम चीज़ है, अगर मरीज़ का वज़न ज़्यादा है तो उसे फिर भी डायबिटीज़ के लिए जो है केयरफुल रहना चाहिए हम लोग के दौरान। उसके अलावा जो है लाइफ रूटीन जो है, अगर मरीज़ जो है लेथार्जिक है, ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं करता, उसकी लाइफ रूटीन हेल्दी नहीं है, तो फिर भी चांस है कि वो हमल के दौरान जेस्टेशनल डायबिटीज़ का शिकार हो जाएगी। एक और अहम चीज़ जहन में रखने वाली ये है कि अगर जो है पिछला बेबी जो पैदा हुआ था उसका वज़न 4.1 kg या 9 पॉइंट से ज़्यादा था, तो अगेन हमने बहुत वॉचफुल रहना है कि मरीज़ा को इस हमल के दौरान जेस्टेशनल डायबिटीज़ की शिकायत ना हो जाए। जेस्टेशनल डायबिटीज़ में जो है वो मेरा मशवरा आप लोगों को यही है कि अगर जैसे ही ये डिटेक्ट हो तो फौरी तौर पे अपनी खुराक पे तवज्जो दें और अपने डॉक्टर से फौरी तौर पे रुजू करें ताकि जेस्टेशनल डायबिटीज़ के मुज़िर असरात से आप बच सकें। अभी हम देखते हैं कि आम हालात में जो डायबिटीज़ का मरीज़ है उसमें क्या अलामात पैदा होती हैं। तो आम तौर पे देखने में ये आया है कि डायबिटीज़ के जो मरीज़ हैं उनके जिस्म में थकावट, टूट फूट का जो है वो निज़ाम शुरू हो जाता है, तबीयत हर वक्त गिरी गिरी रहती है, उन्हें प्यास ज़्यादा लगती है, और प्यास लगने के बावजूद वो पानी भी पीते हैं मगर उनका हल्क खुश्क रहता है। आम तौर पे उनकी भूख जो है वो बढ़ जाती है, और साथ में अक्सर जो है वो खाना ज़्यादा खा रहे होते हैं मगर उनका वज़न लगातार कम हो रहा होता है। उसके अलावा देखने में ये आया है कि ऐसे मरीज़ जो हैं उनको पेशाब की हाजत बार बार होती है, ख़ास तौर पे रात के वक्त उठ के नींद से 2-3 दफ़ा उन्हें उठना पड़ता है, आँख खुल जाती है पेशाब की हाजत की वजह से। ऐसे मरीज़ जो हैं वो डिप्रेशन और इरिटेशन दोनों का शिकार होते हैं, उन्हें जल्द गुस्सा आ जाता है, और उसके अलावा सबसे अहम बात यह है कि जब ये डायबिटीज़ कंट्रोल नहीं होती तो ये मुख्तलिफ़ हिस्सों पे जिस्म के उनके असर करना शुरू कर देती है, जिस नतीजतन उन्हें जो है धुंधला नज़र आना या ब्लर नज़र आना शुरू हो जाता है। उनकी जो नॉर्मल हीलिंग की कैपेसिटी होती है जिस्म की वो कम हो जाती है, ज़ख़म घाव जो है वो देर से भरते हैं। डायबिटीज़ की मिसाल मैं हमेशा इस तरह देता हूँ कि ये एक तरह का जो है आपके जिस्म के अंदर एक सांप आ गया हुआ है। अब अगर इसे आप काबू कर लेंगे, पटारी में बंद रखेंगे, रहेगा तो आपके जिस्म के अंदर ये बीमारी, मगर वो पिटारी में बंद रहेगी तो वो कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकती। और अगर आप इसको काबू नहीं करेंगे, अनकंट्रोल्ड छोड़ देंगे, आपकी शुगर का लेवल जो है वो अनकंट्रोल्ड होगा, तो ज़रूर जो है ये किसी ना किसी मेजर ऑर्गन को डस लेगा, नुकसान पहुंचा देगा, जिसमें दिल भी शामिल है, दिमाग भी हो सकता है, हाथ पाँव गुर्दा, कोई भी ऑर्गन है जो इससे इफ़ेक्ट हो सकता है। तो भी हम देखते हैं कि डायबिटीज़ जो है वो किस किस तरह की कॉम्प्लिकेशन पैदा कर सकती है। तो जो देखने में आया है कि डायबिटीज़ की जो कॉम्प्लिकेशंस हैं उसमें काफ़ी अहम कॉम्प्लिकेशन जो है वो दिल के मर्ज़ की है। ऐसे मरीज़ को कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ का सामना करना पड़ सकता है, जिसमें उनके ये ख़तरा बहुत ज़्यादा लाहक हो जाता है कि उन तकलीफ़ हो सकती है। होता क्या है कि जो आर्टरीज़ हैं,
जो खून जिनमें लेके जाता है, गुजरता है आपके जिस्म में से, उसके अंदर शुगर जो है उसको नुकसान पहुंचा देती है। दूसरी जो आमतौर पे देखी गई है बीमारी, ये कॉम्प्लिकेशन जो ये कॉज, दूसरी कॉम्प्लिकेशन जो हम देखते हैं जो ये मरीज़ के साथ कर सकती है, वो ये है कि उसका नर्व सिस्टम जो है, आसाब का सिस्टम, उसे वो डैमेज कर देती है। कैपिलरीज हमारी होती हैं जो कि बारीक बारीक सी वेसल होती हैं, जो कि हमारे पट्टे और असाब को जो है खून फ्राहम करती हैं। शुगर की ज़्यादा मिकदार जब हमारे खून में होती है तो वो इन वेसल्स को जो है वो नुकसान पहुंचा देती है। ख़ास तौर पे हमारी टांगों की वेसल इससे बहुत इफ़ेक्ट होती हैं, जिसे हम पैराफिल न्यूरोपैथी कहते हैं। तो पाँव की तलियों में बहुत शदीद जलन होती है, टिकलिंग, जैसे कोई चुटकियाँ काट रहा हो पाँव में, हमें ऐसे महसूस होता है। और फिर ये आहिस्ता आहिस्ता ऊपर की तरफ आती है ये तकलीफ़, और यहाँ तक भी हो सकता है कि ये हमारी टांगें जो हैं वो बिल्कुल सेंसलेस हो जाएं, हमें महसूस भी ना हो कि टांग पे जो है क्या, टांग के ऊपर कोई अगर हमें चोट लग जाए या कोई काट ले चीज़। उसके अलावा ये जो है शुगर अगर अनकंट्रोल्ड हो तो ये हमारे गुर्दों को भी डैमेज कर सकती है। इवन ये हमारी आँखों को डैमेज कर सकती है, और आँखों में जो है वो रेटिना को डैमेज करती है। उसके अलावा हमें मोतिया, काला मोतिया ये कॉज कर सकती है, और अगर ये टोटली अनकंट्रोल्ड रहे तो अल्लाह ना करे ये बिनाई के जाने का सबब भी बन सकती है। इसके अलावा जो एक चीज़ आम तौर पे मरीज़ों में देखी जाती है वो है डायबिटिक फुट, जिसमें हमारा पाँव डैमेज हो जाता है। हमने ये देखा ये है कि इंसानी जिस्म की जो खासियत है कि वो अपने ज़ख्म को ख़ुद ब खुद ठीक कर लेता है, डायबिटीज़ की सूरत में जो है वो इतनी आसानी से ठीक नहीं करता, और इवन जो हम दवाइयाँ इस्तेमाल करते हैं वो भी इतनी इफ़ेक्टिव नहीं रहती ज़ख्म पे। अब अगर पाँव के अंदर जो है सुराख हो जाते हैं, इसकी वजह से कोई छोटा सा इन्फेक्शन हो जाए, कोई और मसला हो जाए, तो वो बड़ी मुश्किल से जो है वो ठीक होता है। उसके अलावा जो है जिल्द पे स्किन प्रॉब्लम्स बहुत सी होती हैं डायबिटिक पेशेंट को, वो बहुत और ज़्यादा वर्नेबल होता है बैक्टीरियल और वायरल इन्फेक्शन के लिए। इवन जो है डायबिटीज़ आपके कानों को भी इफ़ेक्ट करती है, और मरीज़ की समात जो है वो कम हो जाती है। जब ये दिमाग को भी इफ़ेक्ट करती है, जिसकी वजह से अर्ली डिमेंशिया कॉज हो सकता है मरीज़ को। उसके अलावा ऐसा मरीज़, हमने पहले बात की है कि डिप्रेशन का शिकार हो जाता है। तो ये कुछ कॉम्प्लिकेशंस थी डायबिटीज़ के मतलब जिस पे हम बातचीत कर रहे थे। अभी हम आते हैं डायबिटीज़ को हम होम्योपैथिक में किस तरह मैनेज करते हैं। अभी हम आते हैं जो है डायबिटीज़ के पेशेंट मैनेजमेंट की तरफ। तो आम तौर पे जो टाइप 1 डायबिटीज़ के पेशेंट होते हैं उन्हें इंसुलिन इंजेक्ट की जाती है या पंप की जाती है, ताकि उनके जिस्म में जो इंसुलिन की कमी है वो हम आर्टिफिशियल तरीके से पूरी कर सकें। टाइप 2 के जो है वो उन्हें डायबिटिक मेडिसिन, इंसुलिन या दोनों दी जाती हैं, और साथ में डायबिटीज़ के मरीज़ के जो है वो हेल्दी लाइफस्टाइल और जो है डायबिटीज़ की खुसूसी खुराक जो है उसकी तरफ लाया जाता है। होम्योपैथिक में जो है हम लोग इसको इस तरह से मैनेज करते हैं कि जो लबलबा है, पेनक्रिया, उसका काम बेहतर तरीके से हो, ताकि वो एक्टिव इंसुलिन प्रोड्यूस कर सके, और वो तमाम जो फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से इंसुलिन अपना काम नहीं कर पा रही। हमने बात की थी ना कि इंसुलिन जो है वो ग्लूकोज को सेल के अंदर एब्जॉर्ब करने की ताकत देती है, उस मैकेनिज़्म को तेज़ करती है। तो हमने ये देखा था कि टाइप 2 डायबिटीज़ में क्या हो रहा है कि इंसुलिन अपना काम नहीं कर पा रही सही तरीके से, कि ग्लूकोज जो है, ग्लूकोज शुगर मौजूद तो है ब्लड के अंदर, मगर वो सेल्स में एब्जॉर्ब नहीं हो रहा। तो हम होम्योपैथिक ट्रीटमेंट के ज़रिए उन अवामिल को साइड पे करते हैं और उनको हम ख़त्म करते हैं, जिससे पेशेंट जो है हेल्दी हो गया। जो मैंने अपनी प्रैक्टिस में देखा है वो ये है कि एलोपैथिक जो है वो तो ये लाइफ टाइम ट्रीटमेंट है, कि आपको लगातार अपनी खुराक की तरह जो है डायबिटीज़ की दवाई खानी पड़ेगी। ये बहुत अहम है, क्योंकि अगर आप खुराक में गलती करेंगे, ऐसी खुराक लेंगे जो कि आपके लिए डायबिटीज़ के लिए नुकसानदेह है, आपके ब्लड शुगर लेवल को खून में बढ़ा रही है, तो जो कॉम्प्लिकेशंस की हमने बात की है, ठीक, उनमें से कोई भी कॉम्प्लिकेशन होने का बहुत ख़तरा है। और जो डॉक्टर्स ने आपको दवाइयाँ दी हुई हैं, अगर आप वो छोड़ देते हैं तो अगेन आपकी डायबिटीज़ अनकंट्रोल हो जाएगी। तो होम्योपैथिक के हवाले से जो मेरे पास पेशेंट आते हैं उस पर मैंने ये देखा है कि
ये काफ़ी लंबा इलाज चलता है, 6 महीने से साल तक लगातार जो है मेडिसिन लेनी पड़ती है। फिर आहिस्ता आहिस्ता हम इसको टेपर ऑफ करके मेडिसिन को कम करते हैं। उसकी डाइटरी हैबिट जो है मरीज़ की वो ठीक करते हैं कि वो ऐसी चीज़ें ना ले जो कि उसके लिए ख़तरनाक हो सके। और उसके अलावा जो है फ़िज़िकल रूटीन मरीज़ के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो एक हेल्दी फ़िज़िकल रूटीन अपनी अपनाए। फिर हम ये देखते हैं कि साल से 1.5 साल में जाके जब डायबिटीज़ का, शुगर का लेवल कंट्रोल हो गया, ब्लड शुगर का, तो हम फिर अपनी मेडिसिन को कम कर देते हैं और बीच में गैप देना शुरू कर देते हैं। मिसाल के तौर पे 15 दिन का गैप दिया, 15 दिन बगैर मेडिसिन के पेशेंट रहा, उसके बाद फिर जो है 2 महीने का, 3 महीने का गैप दिया, फिर 15-20 दिन उसे मेडिसिन दी या महीना दी, जैसे कि उसकी जिस्म की रिक्वायरमेंट हो। मर्फीज़ रैपिड ट्री में हम देखते हैं तो हमें डायबिटीज़ के लिए 115 मेडिसिन मिलती हैं, जो कि हमने मुख्तलिफ़ अलामात को मद्देनज़र रखते हुए मरीज़ को देनी होती है। बीच में से 1, 2 या 3 जितनी भी हम मेडिसिन दें, मगर उसके अलामात के मुताबिक है। मैं अपनी प्रैक्टिस में जो है एक सॉफ्टवेयर है रेडार 10, मैं वो सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करता हूँ अपनी रोज़मर्रा की प्रैक्टिस में। और ये देखें आपके रेडार 10 जो है ये तकरीबन 40 जो है मुख्तलिफ़ हमें सिम्टम्स दे रहा है। और ये मेन रूब्रिक्स हैं। इसके अलावा इनको जब हम खोलते हैं तो और बहुत सारे सब सिम्टम्स ये हमें बताता है। तो ज़ाती तौर पे मैं ये समझता हूँ कि अगर हम होम्योपैथिक इलाज करना या करवाना चाह रहे हैं तो हमें टिपिकल नुस्खों पे नहीं जाना चाहिए। बहुत अहम इसकी दवाइयाँ हैं, मशहूर दवाइयाँ भी हैं। हमें स्ट्रेट वे मेडिकल रैक से लेके ये मेडिसिन नहीं लेनी चाहिए, बल्कि एक होम्योपैथिक डॉक्टर के पास बैठ के उसे पूरी अपनी केस टेकिंग करवा के जो दवाई हमारे लिए मुनासिब हो, सूटेबल हो, हमें सिर्फ वो इस्तेमाल करनी चाहिए उस होम्योपैथ के मशवरे पे। इंशाल्लाह ताला मुलाकात होगी बहुत जल्द अगले प्रोग्राम में। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।